नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से सुख की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। घाट लोरिया से सीएम भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ेंगे। तो इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 182 में से 160 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, जिसमें से 84 सीटें जो कि पहले चरण में चुनाव मतदान होगा, उनका भी ऐलान इसी के साथ कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जामनगर नॉर्थ से रिवाबा जडेजा को टिकट दिया गया है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है, उनको भी टिकट दिया गया है। गुजरात चुनाव से इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुल 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली सूची इस वक्त जारी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए किया गया है। और घाट लोरिया से सीएम भूपेंद्र पटेल चुनाव लड़ेंगे। अंजार से त्रिकम भाई को टिकट दिया गया। गांधीधाम से मालती बेन चुनाव लड़ेंगी। जामनगर नॉर्थ से रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट दिया गया। जामनगर नॉर्थ से रिवाबा जडेजा को टिकट दिया गया है। कुल 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान इस वक्त किया गया है। गुजरात में अब की बार किसकी सरकार होगी, ये अब जनता तय करेगी, क्योंकि पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है गुजरात में। तो ऐसे में हालांकि आम आदमी पार्टी भी इस बार कड़ी टक्कर वहां पर देती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इस वक्त मौजूद है। लेकिन देखना होगा कि इस बार इस मुकाबले में क्या आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन दिल्ली में किया, जो प्रदर्शन पंजाब के अंदर किया, क्या वही प्रदर्शन गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा है पिछले 27 सालों से वो लगातार बरकरार रहेगा। ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली सूची इस वक्त जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट जारी कर दी गई, जिसमें 160 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है? कुल 160 नामों का ऐलान इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, कल ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है गुजरात चुनाव को लेकर, और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 182 में से 160 उम्मीदवारों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगा दी है, और कुछ नए उम्मीदवारों पर भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार भरोसा जताया है। चाहे हम रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की बात करें, उन्हें भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसके अलावा हार्दिक पटेल की बात करें, उनको भी टिकट दिया गया है। कांतिलाल भाई, आपको याद होगा जिस तरीके से मोरबी में एक घटना हुई थी, उसके बाद कांतिलाल भाई जो कि पूर्व विधायक थे, वो कूद गए थे और उन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई थी। तो उन पर कहीं ना कहीं एक तरीके से वीटो पावर प्रधानमंत्री ने लगाया, यानी कि प्रधानमंत्री ने उस पर दबाव एक तरीके से दिया और कहा कि उनको टिकट मिलना चाहिए, सूत्र बताते हैं, और उनको भी टिकट दिया गया है। करीब 14 जो महिलाएं हैं उनको टिकट दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और कई लोगों के टिकट काटे भी गए हैं। और अगर हम बात करें तो देखिए, 13 एससी और 24 एसटी लोगों को टिकट दिया गया है, और 69 एमएलए जो सिटिंग एमएलए हैं उनको बरकरार रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, उनको फिर से मौका दिया गया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावी रण में उतर चुकी है। और अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है CR पाटिल, उन्होंने न्यूज़ वन इंडिया से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी कोई भी चुनौती नहीं है गुजरात विधानसभा चुनाव में, और एक बात उन्होंने और कही कि आम आदमी पार्टी खुद बीजेपी की मदद करेगी। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं उन्होंने तंज भी कसा है, और भारतीय जनता पार्टी ने आज 160 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। चूंकि कई लोग ऐसे हैं, चाहे नितिन भाई पटेल की बात करें, विजय रूपाणी की बात करें, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था और उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और उनको टिकट फिर से नहीं दिया गया है। तो कई नाम ऐसे भी है, करीब 7 से 8 नाम ऐसे हैं जिन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, और
आज करीब 160 लिस्ट जारी की गई और इसमें सीधे तौर पे बताया गया कि कौन कौन से लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी अभी से कहीं ना कहीं शुरू कर दी है जी। और चुनावी मैदान में खासतौर पे पाटीदार और जो पटेल वोट बैंक है उसको साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि एक बार फिर से गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और सीधे तौर पे एक बात और भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि मोरबी का घटना का जो असर है वो विधानसभा चुनाव में नहीं होगा। और सीधे तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहां पे काम किया और मोरबी की घटना जब हुई तो तमाम लोग वहां पे जल्द से जल्द पहुंचे और जिस तरीके से वहां पे घायलों को जो डूब रहे थे उनको बचाया गया, कई लोगों को, और राहत कार्य बचाव कार्य जल्द से जल्द किया गया। इसके अलावा एक बात और कही जा रही है, किसी भी तरीके के एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में नहीं है। कई सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और सीधे तौर पे चुनौती किसी भी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नहीं मान रही है। 160 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। कुछ और उम्मीदवार बचे हैं जिनकी जल्द से जल्द सूची जारी हो सकती है। जिस तरीके से देखा जाए तो इस बार गुजरात के अंदर कांग्रेस भी है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ वहां पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। पूरा कई बार खुद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, खुद वहां पर कई बार गए, जनता के बीच में लोगों से बातचीत किए। तो क्या इस दौरान इस बार के विधानसभा चुनावों को जो गुजरात में होने जा रहे हैं, इनको त्रिकोणीय मुकाबला माना जा सकता है पीयूष? और देखिए, अगर हम बात करें तो राजनीति में किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है और ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं सूत्र बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल मजबूत स्थिति में है। चूंकि आम आदमी पार्टी लगातार जो देश के अलग अलग राज्य हैं, खासतौर पे जो छोटे राज्य हैं उन पर लगातार फोकस कर रही है, वहां पे चुनाव प्रचार कर रही है। और कई राज्यों में आम आदमी पार्टी को, अगर हम बात करें पंजाब में हाल ही में जिस तरीके से जीत भी आम आदमी पार्टी की हुई थी, तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी देश भर में अपना प्रचार कर रही है जहां जहां चुनाव आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी अपना दावा ठोक रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा ठोक रही है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री का गृह राज्य गुजरात है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अब स्टार प्रचारकों की सूची जारी करेगी, किस तरीके से गुजरात में चुनाव प्रचार करना है, किस तरीके से धार देना है और जनता के बीच में गुजरात में किस तरीके से मुख्यमंत्री ने काम किया है उसको लेकर जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ सके। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और रोमांचक होने जा रहा है। देखना होगा कि गुजरात में कौन सरकार बनाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहीं ना कहीं अभी फिलहाल मजबूत नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी भी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है वहां पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि वहां पर बहुत सारे वादे किए गए हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दिल्ली मॉडल लगातार वहां पर पेश किया जा रहा है। और साथ ही जो वादे अभी तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरे नहीं कर पाई, उन वादों को भी पूरा करने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा व्यवस्था, इन तमाम चीजों को लेकर जरूर आम आदमी पार्टी वहां पर दमखम के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगी डिंपल यादव, नाम का ऐलान इस वक्त किया जा चुका है। डिंपल यादव के नाम पर अखिलेश यादव ने मोहर लगाई है। कन्नौज की पूर्व सांसद है डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने डिंपल यादव पर पूरा भरोसा जताया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की इस विरासत को संभालेंगी, यानी कि जो मैनपुरी सीट है वहां जो इस पर अभी तक मुलायम सिंह यादव हर बार जीत दर्ज कराते आए हैं, लेकिन उनके निधन के बाद में ये सीट खाली हुई और अब इस सीट पर डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जो सब पूरी विरासत है तो उसे अब डिंपल यादव संभालती हुई नजर आएंगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इसी बीच तेज प्रताप यादव का भी नाम निकलकर सामने आ रहा था। अटकलें उनकी चलाई जा रही थी उनके नाम को लेकर कि उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन अब डिंपल यादव के नाम पर अखिलेश यादव की तरफ से मोहर लगाई जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से भी चुनाव लड़ चुकी हैं लोकसभा का, वहां से वो सांसद रही हैं।
तो ऐसे में अखिलेश यादव ने डिंपल यादव पर भरोसा जताया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी एक चुनौती जरूर इस बार समाजवादी पार्टी के सामने रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे रामपुर और आजमगढ़, इन दोनों ही जगहों पर दोनों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर ली थी। तो क्या कहीं ऐसा ना हो कि मैनपुरी सीट भी बीजेपी के पाले में चली जाए? ये वाकई देखना होगा कि क्या इस बार इस सीट को बचाने में समाजवादी पार्टी कामयाब होती है या नहीं। अधिक जानकारी के साथ फहीम इस वक्त जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ, माफ कीजिएगा, नदीम सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नदीम, जिस तरीके से डिंपल यादव के नाम पर अभी कुछ देर पहले भी हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि डिंपल यादव के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है, और वही हुआ। डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग चुकी है। अब आने वाले समय में अगर ये जीत मिलती है समाजवादी पार्टी को, तो मैनपुरी की जो विरासत है वो डिंपल यादव संभालेंगी। जो मैंने अभी कहा था और मैं कई दिन से कहता चला आ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के अंदर आपस में जो घमासान चल रहा था, इसके चलते समाजवादी पार्टी को लगता था कि इतने मजबूत प्रत्याशी कैंडिडेट साबित नहीं होंगे। इसके चलते पार्टी को फैसला लिया गया और समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप का नाम हटाकर डिंपल यादव के नाम घोषणा की है। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में इस अपने गढ़ को खोना नहीं चाहती है। हालांकि ये बात अब ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, जब तक बीजेपी अपना प्रत्याशी डिक्लेयर ना कर दे, और ये फिर 8 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा कि गैस में गई है। हालांकि डिंपल यादव के चुनाव लड़ने से ना तो चाचा नाराज होंगे या अदर और पार्टी के लोग जो घमासान चल रहा है वो नाराज होंगे, उनके नाम पर कोई भी ऐतराज नहीं करेगा। हालांकि एक सबसे बड़ी अहम जो बात है वो जसवंत नगर विधानसभा की है, क्योंकि जसवंत नगर विधानसभा से ही लीड होकर आती है और जब भी उसके बाद में ये लोकसभा के चुनाव जीत की घोषणा होती है। हालांकि मैनपुरी में 4 विधानसभाएं, 4 विधानसभाओं में से 2 विधानसभाओं पर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी लोकसभा में हार के जाती है, लेकिन जो मेन जीत निकल के आती है वो जसवंत नगर विधानसभा है, वहां से निकल के आती है, क्योंकि मैनपुरी में जो 7 बावल वोट है वो है। जिसके चलते कल उन्होंने मैनपुरी में आनंद फानंद में जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष था उसको भी हटाया गया है, और एक पूर्व मंत्री थे जो आलोक शाह का पूर्व विधायक हैं, उनको उन्होंने यहाँ पे जिलाध्यक्ष घोषित किया है। इन सभी बातों को देखते हुए लगता है कि समाजवादी पार्टी कोई भी कोई नहीं चाहती है इस सीट को अब हासिल करने में। जी, लेकिन अब डिंपल यादव के नाम के ऐलान के बाद में क्या शिवपाल यादव का भी समर्थन मिल पाएगा? देखिए, समर्थन मिलना ना मिलना ये बात की बात है, लेकिन डिंपल यादव के नाम पर जब मोहर लग गई है तो चाचा शिवपाल यादव भी डिंपल यादव के नाम को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैनपुरी के सिटिंग विधायक हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आने लगी है। उन्होंने कहा है कि पूरा परिवार एक साथ एक मंच पे एक प्रचार करते हुए दिखेगा, और ये सीट नेताजी का गढ़ है, सीट पाने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। इसलिए साफ साफ कहा जा सकता है कि पूरे परिवार की सहमति या राय मशवरा या समाज नेटवर्क में ही डिंपल यादव के नाम की घोषणा की गई है। जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि डिंपल यादव के नाम पर अब मैनपुरी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है उस पर अब प्रत्याशी के तौर पर मोहर लग चुकी है। अखिलेश यादव ने डिंपल यादव पर भरोसा जताया है। मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद में ये सीट खाली हुई, जिसके बाद में लगातार अब देखना होगा कि जो ये विरासत है, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से मैनपुरी सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जाती रही है। इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। तो अब ऐसे में क्या वहां की जनता मुलायम सिंह यादव की बहू को पसंद करेगी या नहीं, ये वाकई देखना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डिंपल यादव के नाम पर मोहर लग चुकी है। अखिलेश यादव ने यह मोहर लगाई है कि मैनपुरी से अब डिंपल यादव चुनाव लड़ेंगी। प्रत्याशी के तौर पर उनके नाम की घोषणा की गई है। इससे पहले कन्नौज से डिंपल यादव सांसद भी रह चुकी हैं। तो अब विरासत को डिंपल यादव संभालती हुई नजर आएंगे। हालांकि चर्चा लगातार यही चल रही थी कि किसी भी परिवार के सदस्य को ही यहां से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा विरासत संभालने के लिए। और इसको लेकर एक ट्वीट भी किया गया जिसमें लिखा गया कि समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी उपचुनाव 2022 हेतु श्रीमती डिंपल यादव पूर्व सांसद को प्रत्याशी घोषित किया गया है। ये ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई है। तो अब जो मैनपुरी सीट है, जो विरासत है, उसे अब डिंपल यादव संभालेंगी। हालांकि वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी लगातार सपा के गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश में है कि किसी भी तरह से मैनपुरी की सीट बीजेपी के पाले में आए, क्योंकि अगर ये सीट बीजेपी के पाले में जाती है तो कहीं ना कहीं 2024 में एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। लेकिन अगर यही सीट
समाजवादी पार्टी के खाते में ही रहती है, तो उससे भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा। हालांकि अगर पिछले उपचुनावों पर अगर हम नजर डालें रामपुर और आजमगढ़, तो दोनों ही सीटें पर समाजवादी पार्टी का गढ़ इन्हें कहा जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर सेंधमारी की और बीजेपी ने जीत दर्ज की। हालांकि इसको लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगे, पर अब जो नजर है वो सीधी रहेगी मैनपुरी के इस उपचुनाव को लेकर। तो मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है, इसे समाजवादी पार्टी बचा पाएगी या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होना है, मतदान होना है 5 दिसंबर को और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, देखिए लगातार चर्चा चल रही थी कि मैनपुरी सीट से कोई समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव का परिवार है, उस परिवार से ही किसी न किसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा, और वैसा ही हुआ। डिंपल यादव को अब प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। जी, निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से कयास लगाया गया था क्या तेज प्रताप यादव वहां से अपनी प्रत्याशी की दावेदारी कर सकते हैं कि डिंपल यादव, इन दोनों के नामों पर चर्चा लगातार चल रही थी और आज से पूर्ण विराम लग गया है जब समाजवादी पार्टी के द्वारा डिंपल यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की वाइफ हैं और स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं, नेताजी के निधन के बाद से ही ये सीट रिक्त हुई थी, उस पर अब उनकी पुत्रवधू वहां से दावेदारी पेश करेगी। तो माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार से ही लोग, किसी एक परिवार के सदस्य को होना था और शायद डिंपल यादव से ज्यादा कोई और करीबी तो इस समय वहां पे आपको कोई नहीं दिख सकता है। अखिलेश यादव के जो अगर करीबियों की बात करेंगे, तो परिवार की बात करेंगे, तो डिंपल यादव वहां से लड़ेंगे और निश्चित तौर से एक बार फिर से सिंपैथिक वोट की भी अपील की जाएगी। जिस तरीके से नेताजी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से डिंपल यादव की एक उनको सीट पे लड़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है महिलाओं के लिए, और उससे अगर आप जाते हैं, क्योंकि वहां से कई बार के सांसद रहे हैं नेता मुलायम सिंह यादव, तो कहीं ना कहीं सिंपैथिक वोट की भी अपील की जाएगी। अब देखना होगा किस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी अपना कौन सा वहां से कैंडिडेट पाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी अगर देखेंगे तो जयवीर सिंह जो कि मंत्री है, पर्यटन मंत्री, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के नाम की भी चर्चा चली कि क्या अपर्णा यादव को लड़ा सकते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति अपनाती, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने फिर से डिंपल यादव पे भरोसा के उनको टिकट दिया है, उनको ही तो मैनपुरी से चुनाव के लिए लड़ाया जा रहा है। तो जिस तरीके से तैयारी की गई थी और माना जाता है कि कोई करीबी हो सकता है, कोई परिवार का आदमी हो सकता है जो चुनाव में उतरेगा और एक बार फिर से उस पर मुहर लगी है। सबसे अहम बात की भारतीय जनता पार्टी ने भी इससे प्रतिक्रिया दी है और उनका कहना है कि अखिलेश यादव की जो सोच है वो परिवारवाद से ऊपर नहीं उठती है। उनको कोई बाहर का कैंडिडेट नहीं दिखता है, उनको कहीं जो दूसरे उपयोगी कैंडिडेट्स हैं शायद वो उनको नहीं दिखते हैं। तो एक कहीं ना कहीं जो परिवारवाद का जो हमेशा से समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाती रही भारतीय जनता पार्टी पर, उससे चूका नहीं है और कहीं ना कहीं इसको मुद्दा भी बनाती हुई नजर आएगी। दिलचस्प मुकाबला होगा और देखना होगा कि जो पारंपरिक सीट है मैनपुरी की, जो कि समाजवादी का गढ़ माना जाता है, वो उसको रिटेन कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और सबसे अहम चीज कि आप देखना होगा कि शिवपाल यादव जो चाहते हैं और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी स्टैंड देखना होगा कि क्या वो डिंपल यादव के लिए वोट मांगने जाते हैं, क्या समाजवादी पार्टी की स्टार सूची में क्या उनका नाम होता है, क्या शिवपाल यादव जो माना जा रहा था कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव से अपने आप को किनारे कर रहे थे, बयान नहीं देते रहे थे कि बयान उनको अगर लेने की कोशिश करते थे तो उससे टाल देते थे और कहीं ना कहीं अपने बेटे को भी लड़ाने की कोशिश में थी कि आदित्य यादव को वहां से लड़ा जाए। तो माना जा रहा है कि क्या शिवपाल यादव का क्या स्टैंड होगा, ये भी देखना होगा। तो अगर शिवपाल यादव भी वहां से उतारते हैं तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक बार फिर से जो परिवार टूटा हुआ था, जो परिवारवाद 2017 से चला था, उसको जोड़ने के लिए डिंपल यादव के साथ नजर आएंगे शिवपाल यादव। ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प मुकाबला होगा। चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के लिए कि अपनी रिटेन करे अपनी सीट को। नेताजी जो मुलायम सिंह यादव हैं जिनके रिटेन बाद सीट रिक्त हुई है, इसको रिटेन करने की बड़ी चुनौती होगी। और क्या जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ को हमने देखा था, फिर गोला देखा था, क्या समाजवादी पार्टी के गढ़ में फिर से सेंध लगाती है, अपनी जीत को दोबारा दोहराती है भारतीय जनता पार्टी, क्या ये चीज कर पाएगी। दिलचस्प मुकाबला होगा। 5 दिसंबर को ये मतदान होगा और 8 तारीख को मतगणना होगी। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर आबकारी नीति मामले में ईडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने 2 फार्मा कंपनियों के प्रमुखों को गिरफ्तार किया है और दोनों से अब ईडी पूछताछ करेगी। और आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया। मनीष सिसोदिया के पीए से भी इससे पहले पूछताछ की गई थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 फार्मा कंपनियों के प्रमुखों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया और अब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। इसी मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी
पूछताछ हुई और आरोपी भी उन्हें बनाया गया। मनीष सिसोदिया के पीए से भी काफी पूछताछ इस पूरे मामले पर की गई थी। और वहीं अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए की टीम ने 45 जगहों पर छापेमारी की है। कोयंबटूर के 21 जगहों पर एनआईए की टीम मौजूद है। कई ठिकानों पर रात 1 बजे रेड की गई। कार्रवाई में एनआईए के करीब 150 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोयंबटूर के 21 जगहों पर एनआईए की टीम इस वक्त मौजूद है। साथ ही कई ठिकानों पर रात 1 बजे भी रेड की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कार्रवाई में एनआईए के करीब 150 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के बनमखी में निगरानी की टीम ने विशेष भूमि सर्वेक्षण के नाम पर कानूनगो सौरभ कुमार को 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बनमखी के वार्ड नंबर 7 निवासी अशोक भगत से सर्वे सुधार के नाम पर कानूनगो सौरभ कुमार ने 5 लाख रुपए की मांग की थी। 1.5 लाख रुपए से सौदा तय हुआ। इसके संबंध में निगरानी में शिकायत दर्ज की गई थी। सत्यापन में निगरानी ने सही पाया और इसके बाद निगरानी डीएसपी अरुणोदय पांडे के नेतृत्व में कानूनगो सौरभ कुमार को उसके कार्यालय से 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। 18/10/22 को निगरानी विभाग में एक कंप्लेन दिया गया था कि सर्वे सुधार के नाम पर सौरभ कुमार जो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हैं बनमनखी में, उनके द्वारा रुपये की डिमांड की जा रही थी। इसका विभाग के द्वारा सत्यापन कराया गया। सत्यापन में बात सही निकली और आज उनको उनके ऑफिस कार्यालय से रंगे हाथ घूस लेते हुए अरेस्ट किया गया है। पैसा मांगा। कितना पैसा टोटल? पहले तो कहा 5.5 लाख रुपया। 5.5 लाख। बाद में 3 में फाइनल हुआ था। किस काम के लिए मांग रहा था पैसा? वो ठकुरबाड़ी का जमीन हमारे दादाजी दिए थे ना, हाँ तो उसमें जो है पिताजी का नाम था सबायत में, हाँ। तो उसमें सबायत दर्ज करवाने के लिए केस, जबकि सर्कुलर है, चिट्ठी है सरकार का, उसी में कहा कि नहीं सबायत नहीं लिखाएगा। 18/10/22 को निगरानी। और इसी के साथ फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।